चैप्टर 46 विधि 22 भावात्मक पैमाने को ऊपर उठाना। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आपको बुरा अनुभव हो रहा हो और अच्छा अनुभव करने में समस्या आए। जब आपके या आपके किसी निकटस्थ व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा घट जाए जो आपको अचानक चौंका दे, जैसे किसी की मृत्यु होना, आपके किसी प्रिय पात्र का आपको छोड़कर चले जाना, आपके कुत्ते का कुचल जाना आदि। जब आपके लिए किसी समस्या का सामना करना अपरिहार्य हो। जब आपको कोई भयानक रोग होने का पता चले। जब आपको अपने किसी प्रिय पात्र को भयानक रोग होने का पता चले। जब आपकी संतान या आपका कोई निकटस्थ व्यक्ति किसी आघात या संकट से गुजर रहा हो। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। भावात्मक पैमाने को ऊपर उठाना विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो: 17 क्रोध और 22 भय, दुख, अवसाद, आशाहीनता, शक्तिहीनता। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। तो अपने जीवन अनुभवों की विषमता द्वारा आपको अपनी प्राथमिकताओं और इच्छाओं को पहचानने में मदद मिलेगी। और भले ही आप इसे जोर से बोलें या नहीं, स्रोत आपकी सभी प्राथमिकताओं और इच्छाओं को सुनता है, फिर चाहे ये कितनी भी बड़ी या छोटी प्रतीत हों, और इनका उत्तर देता है। आकर्षण का नियम नामक प्रबंधक हालात, घटनाओं, अन्य लोगों और वह सभी चीज़ों जो आपकी इच्छा पूरी करने में सहायक हो सकती हैं प्रत्यक्ष करने लगता है। दूसरे शब्दों में, आपने मांगा और दिया गया, लेकिन अब आपको इसे आने देना होगा। याद रखिए, अभौतिक स्रोत में किसी भी तरह का अंधकार, रोग, भ्रम या बुराई नहीं होती। इसमें केवल कल्याण की धारा है जो निरंतर आपकी ओर बहती रहती है। और जब तक आप किसी तरह का प्रतिरोध प्रस्तावित नहीं करते, आप इसके पूर्ण प्राप्तिकर्ता बने रहेंगे। और आपकी भावनाएं आपको यह जानने में मदद करेंगी कि आप इस धारा को किस हद तक स्वीकार या प्रतिरोध कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आप जितना बेहतर महसूस करेंगे, प्रतिरोध उतना ही कम है। आप जितना बुरा महसूस करेंगे, आपका प्रतिरोध उतना ही अधिक है। भावात्मक पैमाने को ऊपर उठाने की विधि आपकी सहायता करेगी। फिर आप चाहे जहां भी खड़े हों, चाहे जो भी सृजित कर रहे हों और चाहे कैसा भी महसूस कर रहे हों, जिससे आप अपने प्रतिरोध का स्तर कम कर सकें और जिससे आपकी स्वीकार्यता की स्थिति में सुधार हो। राहत का हर एहसास आपको प्रतिरोध मुक्ति का सूचक है। हम यह समझने में आपकी मदद करना चाहते हैं कि स्वोद्देश्य सृजन वस्तुतः स्वोद्देश्य पूर्वक भावात्मक स्थिति को हासिल करना है। उदाहरण के लिए, जब आपके पास पर्याप्त धन न हो और आप अधिक धन चाहते हों, लेकिन हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आप जिस दूरी को तय करना चाहते हैं वह अपर्याप्त धन से पर्याप्त धन के बीच की नहीं है, बल्कि इसकी बजाय यह असुरक्षा की भावना से सुरक्षा की भावना के बीच की यात्रा है। एक बार जब आप इन विचारों का अभ्यास कर लेंगे जिससे आप सतत सुरक्षित अनुभव कर सके, तो धन अवश्य ही हासिल होगा। जब आप बीमार होते हैं तो स्वस्थ होना चाहते हैं, लेकिन आप जो दूरी तय करना चाहते हैं वह बीमारी से स्वास्थ्य तक की नहीं है, बल्कि भय से आत्मविश्वास की है। एक बार जब आप उन विचारों का अभ्यास कर लेंगे जिससे आप अधिक आत्मविश्वास पूर्ण अनुभव कर सकें, तो शारीरिक सुधार अवश्य ही होगा। जब आपका जीवन साथी न हो और आप उसे तलाशना चाहते हैं, तो आप वास्तव में जो दूरी तय कर रहे हैं वह अकेलेपन की अनुभूति से उत्साह या संतुष्टि की अनुभूति तक की है। एक बार जब आप उन विचारों का अभ्यास कर लेंगे जिससे आप उत्साहित या संभावना अनुभव कर सकें, तो आदर्श जीवन साथी अवश्य ही मिल जाएगा। आप कह सकते हैं, मैं नई कार चाहता हूँ, लेकिन ब्रह्मांड सुन रहा है कि मैं अपनी मौजूदा कार से खुश नहीं हूँ। मैं अपनी मौजूदा कार को लेकर शर्मिंदा हूँ। मैं इस बारे में निराश हूँ कि मेरे पास बेहतर कार नहीं है। मुझे इस बात से ईर्ष्या है कि मेरे पड़ोसी के पास मुझसे कहीं बेहतर कार है। मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि मैं बेहतर कार खरीद नहीं सकता। आप कह सकते हैं, मैं ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन ब्रह्मांड सुन रहा है। मैं अपने शरीर को लेकर चिंतित हूँ। मैं अपने आप से निराश हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ। मुझे डर है मुझे भी अपनी माँ की तरह बुरे अनुभव होंगे। मैं इस बात पर गुस्सा हूँ कि मैं अपनी अच्छी देखभाल नहीं कर पाता। आप कह सकते हैं, मैं नई नौकरी तलाशना चाहता हूँ, लेकिन ब्रह्मांड सुन रहा है कि मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि मेरा नियोक्ता मेरा महत्व नहीं देख पा रहा। मुझे ऊब महसूस हो रही है। मैं अपने मौजूदा वेतन को लेकर नाखुश हूँ। मैं निराश हूँ क्योंकि मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा। मैं व्यग्र हूँ क्योंकि इतने सारे काम करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपने या किसी दूसरे ने चाहा हो और उसके अस्तित्व का कारण इसके सिवाय कोई और हो कि आप इसे हासिल करने में अच्छा महसूस करेंगे। एक बार जब आप बोधपूर्वक अपनी भावात्मक स्थिति को पहचानने लगेंगे, तो आपके लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि आप ऐसे विचारों को चुन रहे हैं
जो आपको आपके इच्छित गंतव्य के निकट ले जा रहे हैं या इच्छित गंतव्य से दूर लेकर जा रहे हैं। यदि आप इस बेहतर अनुभूति या भावना को अपना वास्तविक गंतव्य बना सकें तो वह प्रत्येक या कोई भी वस्तु आप तक तुरंत पहुंच सकेगी। नीचे सभी मूल भावनाओं की सूची दी गई है। अध्याय 22 में भी ये सूची मौजूद है, जिसकी शुरुआत सबसे कम प्रतिरोध वाले से होकर नीचे और अधिक प्रतिरोध होने की है। जिन भी भावनाओं के कंपन काफी हद तक कुछ एक जैसे हैं, हमने उन्हें एक ही पंक्ति में दर्शाया है। इन भावनाओं का वर्ग आपको स्रोत ऊर्जा को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने के चरम से लेकर आपको अपनी स्रोत ऊर्जा को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करना है, और इनकी शुरुआत पैमाने के एक सिरे पर आनंद या सशक्तिकरण की सूचक है तो बिल्कुल नीचे दूसरे सिरे पर अवसाद और शक्तिहीनता की सूचक है। इन भावनाओं को जो नाम या शीर्षक दिए गए हैं वे कतई सटीक नहीं हैं, क्योंकि भिन्न लोग इन भावनाओं के लिए भिन्न महसूस कर सकते हैं, भले ही उनके लिए एक जैसे नाम क्यों न प्रयोग किए गए हों। इसके बावजूद ब्रह्मांड आपके शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, यह आपके काल्पनिक प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देता है, जो यथार्थ रूप से और हमेशा आपकी भावनाओं के साथ रहते हैं। अतः आप जैसा महसूस कर रहे हैं उसके लिए निर्दोष सटीक शब्द मिलना इस विधि के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन भावनाओं को महसूस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इन अनुभूतियों में सुधार के तरीके खोजना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, ये खेल केवल ऐसे विचारों को तलाशने का है जिससे आपको राहत महसूस होती हो। आपकी भावनाओं का पैमाना कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पहला, आनंद, ज्ञान, सशक्तिकरण, स्वतंत्रता, प्रेम, सराहना। दूसरा, जोश। तीसरा, उत्साह, आतुरता, खुशी। चौथा, सकारात्मक प्रत्याशा, विश्वास। पांचवा, आशावाद। छठा, आशा प्रदत्तता। सातवां, संतोष। 8, ऊब। 9, निराशावाद। 10, कुंठा, संताप, अधैर्य। 11, व्याग्रता। 12, मायूसी। 13, संदेह। 14, चिंता। 15, दोषारोपण। 16, निराशा। 17, क्रोध। 18, प्रतिशोध। 19, घृणा, रोष। 20, ईर्ष्या। 21, असुरक्षा, ग्लानि, अनुपयुक्तता। 22, भय, दुख, अवसाद, आशाहीनता, शक्तिहीनता। हम इस प्रभावशाली विधि का इस तरह प्रयोग करते हैं। जब आपको पता हो कि आप अत्यंत प्रबल नकारात्मक भावनाएं महसूस कर रहे हैं, तो इन भावनाओं को पहचानने का प्रयास करें। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके बारे में पूरे बोधपूर्वक विचार करते रहें। ऐसा तब तक करें जब तक आप उन अनुभूत होने वाली भावनाओं को भली भांति पहचान न लें। इस भावात्मक पैमाने के 2 अंतिम छोर पर ध्यान दें तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं अपने को शक्तिशाली समझता हूँ या शक्तिहीन। हालांकि यह भी संभव है कि आप वस्तुतः इनमें से किसी भी भावनाओं को विशेष रूप से महसूस न कर रहे हों, लेकिन आप यह बताने में सक्षम होंगे कि आपकी भावात्मक अवस्थिति का झुकाव किस ओर है। तो इस उदाहरण में आपको उत्तर शक्तिहीन मिले तो आप जिस पर विचार कर रहे हैं उसकी मात्रा को घटा दें और अपने आप से पूछें, यह शक्तिहीनता अधिक प्रतीत होती है या कुंठा? शक्तिहीनता अधिक लगे तो इसकी मात्रा और घटा दें। अब यह शक्तिहीनता अधिक प्रतीत होती है या चिंता? इस तरह जारी रखने पर इसे करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। अंततः आप पूरी शुद्धता के सहित यह समझ पाएंगे कि वस्तुतः आप मौजूदा स्थिति के प्रति कैसा महसूस कर रहे हैं। एक बार भावात्मक पैमाने पर अपनी जगह मिल जाने के बाद आपका काम ऐसे विचारों को तलाशने का प्रयास करना है जो आपकी अनुभूत भावनाओं से थोड़ी राहत पहुंचा सके। जोर से बोलने या अपने विचारों को लिखने की विधि आप जैसा महसूस कर रहे हैं उसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। चूंकि ये सभी आपकी सौदेश्यपूर्वक मंशा से किसी भावना द्वारा प्रदत्त विवरण होते हैं, इसीलिए आप प्रतिरोध को मुक्त करना आरंभ कर देते हैं और आप कंपन पैमाने पर ऊपर उठकर ऐसे स्थान पर पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं जो अधिक बेहतर महसूस होता है। याद रखिए, एक बेहतर अनुभूति का अर्थ प्रतिरोध का त्याग करना है और प्रतिरोध का त्याग स्वीकार्यता की वह महान स्थिति है जिसकी आपको सचमुच ज़रूरत है। तो इस भावात्मक पैमाने का उपयोग करके और आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करते हुए उस भावना की तलाश करें जो वहाँ पर है जहाँ आप होना चाहते हैं, तथा कुछ ऐसे वाक्य रचने का प्रयास करें जो आपको कुछ कम प्रतिरोधी भावात्मक स्थिति की ओर लेकर जा सकें। उदाहरण के लिए, एक महिला अपने पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अपने आप को अत्यधिक प्रतिरोध और कष्ट की स्थिति में पाती है। हालांकि वह बहुत बीमार थे और उनकी मृत्यु की आशा थी, फिर भी जब ऐसा हुआ तो वह महिला गहन अवसाद में चली गई।
वह अपने आप को शक्तिहीन और शोक संतप्त महसूस करने लगी, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह अपने पिता की अनियंत्रित मृत्यु पर केंद्रित था। अपने पिता की मृत्यु के कुछ दिन पूर्व से वह महिला शायद ही कभी उनके सिरहाने से हटी होगी, लेकिन उसके पिता उस एक क्षण में अचेतावस्था में चले गए जब वह पल भर को वहां मौजूद नहीं थी, और इसके बाद मृत्यु होने तक वे कभी सचेत नहीं हुए। अंतिम बातचीत के लिए वहां न होने का अत्यधिक ग्लानिपूर्ण विचार हमेशा उसके मन में रहता। चूंकि वह बोधपूर्वक अपने ग्लानिपूर्ण विचारों के मामूली सुधार भी नहीं पहचान सकी, यह उसके लिए बेहद अहम काल्पनिक परिवर्तन बन गया, और तब उसके विचार प्रबल क्रोध में बदलने लगे। वह उस महिला पर ध्यान केंद्रित करने लगी जो उस समय वहां मौजूद थी जब उसके पिता अचेतावस्था में गए, और वह उस महिला के प्रति रोष महसूस करने लगी जिसने उसके पिता को इतनी अधिक मात्रा में दवा दी जिससे वे अधिक शांत हो सके, और फिर वह उस महिला को पिता के साथ अपनी अंतिम बातचीत से वंचित किए जाने के लिए दोषी ठहराने लगी। वह उस समय ये महसूस नहीं कर सकी, लेकिन ग्लानि, रोष, क्रोध और दोषारोपण की अनुभूतियों में से प्रत्येक उसकी शोकपूर्ण कंपन अवस्थित प्रतिरोध में सुधार को सुनिश्चित करती जा रही थी। इस दोषारोपण के बाद वह अच्छा बल्कि काफी बेहतर महसूस कर रही थी। अब कम से कम वह सांस तो ले पा रही थी, सो तो सकती थी। निश्चित ही यह हमेशा अच्छा रहता है यदि आप भावनाओं की बेहतर स्थिति को सौदेश्यपूर्वक पा सकें, लेकिन इस मामले में भी जहाँ बेहतर भावना सहजतः व अनायास प्राप्त हुई, अब प्रत्येक सुधार द्वारा आप किसी और बेहतर चीज तक पहुंच सकेंगे। एक बार जब आप क्रोध और दोषारोपण द्वारा शक्तिहीनता और शोक की घुटन भरी भावनाओं से राहत पा जाते हैं, तो आप काल्पनिक पैमाने पर और अधिक तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं, और जहां मात्र एक काल्पनिक स्तर आगे बढ़ने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, जैसे शोक से ग्लानि में और ग्लानि से प्रतिरोध में, प्रतिरोध से क्रोध में और क्रोध से दोषारोपण तक, तो आप इस दौरान आपका अपने स्रोत के साथ पुनः संबंध बन जाता है, और आप इतने कम समय में सशक्तिकरण को महसूस करने लगते हैं जैसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये कुछ उदाहरण हैं जिन्हें यह महिला बोधपूर्ण कथनों द्वारा वह कैसा महसूस कर रही है उसमें सुधार के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। मैंने वह सब कुछ किया जो मैं अपने पिता की मदद के लिए सोच सकती थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं रहा। यह शोक को दिखाता है। मुझे उनकी कमी बहुत खलती है। मुझसे उनका जाना सहा नहीं जा रहा। शोक। मैं अपनी माँ की पीड़ा को कैसे कम कर सकती हूँ। निराशा। हर सुबह जागने पर मुझे जो पहली बात सूझती है वह यह है कि मेरे पिताजी नहीं रहे। शोक। मुझे नहाने के लिए घर नहीं जाना चाहिए था। शोक। मुझे यहाँ रुकना चाहिए था जिससे मैं उन्हें कम से कम अलविदा तो कह पाती। शोक। मुझे समझना चाहिए था कि वे मृत्यु के कितना निकट थे। शोक। मैं दिन रात वहीं रही, इसके बावजूद मैं उन्हें अलविदा न कह सकी। रोष। उनके साथ जो महिला थी वह भली भांति जानती थी कि क्या हो रहा है। रोष। अगर स्थिति उल्टी होती और मैं उसके पिता को कोमा में पहुंचा देती तो उसे कैसा लगता। प्रतिशोध। उसने बहुत सारे लोगों को मरते देखा है, उसे मुझे चेता देना चाहिए था कि बस ऐसा होने ही वाला है। क्रोध। मुझे लगता है उसे यह पता था और वह नहीं चाहती थी कि मैं वहीं रहूं। क्रोध। उसने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा दवा दे दी सिर्फ इसलिए जिससे उसे आसानी हो सके। दोषारोपण। काश मैं उन्हें अलविदा कह पाती। मायूसी। वहाँ बहुत कुछ देखना था और मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। व्याग्रता। मैंने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, मुझे सब चीज़ों को फिर से समेटना और व्यवस्थित करना होगा। व्याग्रता। स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले पेशेवर बीमार और मरते लोगों के परिवारों के प्रति असंवेदनशील होते हैं। कुंठा। उन्हें ऑक्सीजन टैंक उठा ले जाने की अधिक परवाह थी बजाय इसके कि मैं कैसा महसूस कर रही। संताप। मेरे लिए अपने परिवार के साथ और अधिक समय बिताना अधिक बेहतर रहेगा। आशा प्रदत्तता। अपने काम पर फिर से वापस लौटना अच्छा महसूस करवाएगा। सकारात्मक प्रत्याशा। मैं जानती हूँ कि कुछ ही समय में मैं बेहतर महसूस करने लगूंगी। सकारात्मक प्रत्याशा। मुझे नहीं पता कि मैंने पहले ऐसा कभी महसूस किया हो, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि कुछ ही समय में मैं बेहतर महसूस करने लगूंगी। सकारात्मक प्रत्याशा। करने के लिए बहुत से काम बाकी हैं। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सकारात्मक प्रत्याशा। मैं वस्तुतः सार्थक रूप से मुस्कुराने और हंसने की अनुभूति चाहती हूँ। सकारात्मक प्रत्याशा। मैं अपने पति की अत्यधिक सराहना करती हूँ। उन्होंने हर तरह से मेरी काफ़ी सहायता की है। सराहना।
मैं उन सभी लोगों की सराहना करती हूँ जिन्होंने मेरे पिता और माँ की देख-रेख की। सराहना। मैं अपनी बहनों की सराहना करती हूँ। हम सब अपने माता-पिता से प्यार करते हैं और एक-दूसरे से भी प्यार करते हैं। सराहना, प्रेम। कुल मिलाकर देखें तो हम जी रहे हैं और बहुत शानदार जीवन जी रहे हैं। सराहना और प्रेम। मृत्यु जीवन का एक भाग है। ज्ञान। चूँकि वास्तव में हम सब शाश्वत अस्तित्व हैं, इसलिए मृत्यु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ज्ञान। पिताजी कहीं नहीं गए क्योंकि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। ज्ञान। वे ऐसे स्थान पर है जहाँ उदासी का कोई अस्तित्व नहीं है। ज्ञान। वह सचमुच बेहद शानदार जगह पर है। आनंद। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि वह पूर्ण आनंद और बोध के स्थल पर है। आनंद। मुझे यह शानदार पृथ्वीगत अनुभव बहुत पसंद आया। आनंद। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि कैसे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। आनंद। मुझे उस शानदार व्यक्ति को पिता के रूप में पाना अच्छा लगा। आनंद। सब बहुत अच्छा रहा। आनंद। सब बहुत अच्छा है। आनंद। याद रखिए, आप ऐसी भावनाओं तक नहीं पहुंच सकते जो आपके मौजूदा कंपनों से दूर हो। आप चाहे जहां पर भी हों, अपनी भावनाओं का ढोल सारा दिन क्यों न पीटते रहे, अगले दिन एक अलग रुझान बिंदु स्थापित करने का प्रयास करें, फिर चाहे वह मामूली सुधार ही क्यों न हो। यदि आपको महसूस होने वाली नकारात्मक भावना छोटी होगी तो भावात्मक पैमाने पर आप तेजी से ऊपर उठेंगे। यदि आपको महसूस होने वाली नकारात्मक भावना हाल ही में शुरू हुई हो तो आप भावात्मक पैमाने पर तेजी से ऊपर उठेंगे। यदि आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो काफ़ी गंभीर हो या कुछ ऐसा है जिसके साथ आप कई वर्षों से जी रहे हैं, तो माना जा सकता है कि आपको इसे ऊपर बढ़ाने के लिए 22 दिन व्यतीत करने होंगे। प्रतिदिन सौदेश्यपूर्वक एक बेहतर भावना को चुनना होगा जो आपकी मौजूदा अनुभूति से ठीक ऊपर हो, लेकिन शक्तिहीनता से सशक्तिकरण के ये 22 दिन अधिक समय नहीं है, खासकर तब जब आप इसकी तुलना उन लोगों के साथ करते हैं जो कई वर्षों से ग्लानि, असुरक्षा या शक्तिहीनता की स्थिति में है। आप जैसा कि समझ चुके हैं कि आपका लक्ष्य बेहतर महसूस होने वाली भावना तक पहुंचना है। हमें उम्मीद है कि यह विधि आपको परेशान करने वाली नकारात्मक भावनाओं से आपको मुक्त करेगी, जिन्हें आप कई वर्षों से अनुभूत कर रहे हैं। और जब आप धीरे धीरे प्रतिरोध को छोड़ते जाएंगे, जिसे आपने अनजाने में एकत्रित कर लिया था, तो आप अपने जीवन अनुभव में जीवन के सभी चिंताजनक स्थलों में सुधार का अनुभव करेंगे।